हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं नितिन गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल इंडिया पर। जितने साथी इस क्लास को हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं वहां भी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज करने वाले हैं केबीएस पेडागोजी की जो बात चल रही थी। ठीक है, केबीएस पेडागोजी जो हमने स्टार्ट करी थी उसमें मैंने 30 प्रश्न आपको करा दिए थे। तो अगले 30 प्रश्नों को हम आज इस क्लास में करने वाले हैं। जो साथी पहले कर चुके हैं उन्हें पता है कि ये क्वेश्चन बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखेंगे। फिर भी अगर कोई भी आपके मन में डाउट रह जाता है किसी क्वेश्चन को लेकर तो आप कमेंट करके उसको जो है पूछ सकते हैं। ठीक है, केबीएस की आपकी पूरी तैयारी यहाँ इस चैनल पर कराई जाएगी, तो बिल्कुल जुड़ जाएंगे चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने सभी साथियों तक एक बार इस क्लास को शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन हमने 30 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया। मैं फिर से बता दूं आपको। और पेडागोजी आपकी 60 क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, 60 प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं। 30 प्रश्नों को हमने कंप्लीट कर लिया था। इसी प्रकार अगली क्लास 30 प्रश्नों की हम करने वाले हैं और इसी आधार पर हम जो है आगे की भी क्लासें कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। शैक्षणिक टेक्नोलॉजी उपयोगी है क्योंकि। तो शैक्षणिक टेक्नोलॉजी किस लिए उपयोगी है बताएंगे। वह वक्त की ज़रूरत है, प्रख्यात संस्थाओं द्वारा अपनाई गई है, वह अध्यापन को अर्थपूर्ण और कार्यक्षम बनाती है, वह विद्यार्थियों को अध्यापन और तालीम प्रवृत्तियों की ओर आकर्षित करती है। क्या इसका आंसर सही करते। देखिए, शैक्षणिक टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है यहाँ पर। तो शैक्षणिक टेक्नोलॉजी जो है वो शैक्षणिक उपकरणों व तकनीकों की शिक्षा प्रदत्त करने में प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, ये प्रयुक्त करने की एक कला मानी जाती है। ठीक है, ये शैक्षणिक टेक्नोलॉजी है, मतलब शिक्षा को एक नए तरीके से जो है कारगर बनाने के लिए, एक नया पैटर्न बनाने के लिए जो है शैक्षणिक टेक्नोलॉजी का उपयोग की जाता है। तो कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा इसमें। वह अध्यापन को अर्थपूर्ण और कार्यक्षम बनाती है, मतलब मजबूत कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कुछ क्वेश्चन आपको देखिए, इसमें सारे क्वेश्चन आपको नए मालूम पड़ेंगे क्योंकि नए पैटर्न पर आधारित है। अगर आप सीटेट करके आए हैं तो आप ये बिल्कुल ना समझें। बहुत से साथी कह रहे हैं कि सीटेट पढ़ लीजिए केबीएस निकल जाएगा, ऐसे बिल्कुल अपने दिमाग में भ्रम दूर कर दें। ठीक है, पढ़ना पड़ेगा आपको। तो क्वेश्चन अगला है कि एक अध्यापक को अपने विषय में निपुण होना आवश्यक है। ये बात सही है। तो किस चीज़ में आपका जागरूकता के लिए, विद्यार्थियों पर प्रभाव डालने के लिए, दिलचस्पी के लिए, अध्यापन को सार्थक बनाने के लिए। तो इसमें देखिए, जो साथी मुझसे जुड़े हुए हैं रेगुलर, उन वो जो है इसका आंसर बिल्कुल आसानी से कर देंगे। तो ऑप्शन चौथा ही आपका सही हो जाएगा, अध्यापन को सार्थक बनाने के लिए। ठीक है, अब विद्यार्थियों पर प्रभाव डालने के लिए आप नहीं कहेंगे, दिलचस्पी लेने के लिए थोड़ी करेगा। जागृत तो है ये वो, लेकिन अपने अध्यापन जो वो पढ़ा रहा है उसको सही तरीके से अगर वो हैंडल मतलब जो है पढ़ा पा रहा है तो वो बिल्कुल सही माना जाएगा। ठीक है, अपने विषय में निपुण होना आवश्यक है, ये इसी बात को दर्शा रहा है कि वो जो है अपनी जो शिक्षण प्रक्रिया है उसको सही ढंग से जो है चला सके। किंडरगार्टन पद का अर्थ है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। किंडरगार्टन की बात कही जा रही है बच्चों का घर, बच्चों का स्कूल, बच्चों का खेल मैदान। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लेंगे आप। कौन सा इसमें आंसर सही करा जाएगा। तो बिल्कुल इसको क्या कहा जाएगा, सही सभी साथी बताएंगे। तो इसको बिल्कुल बच्चों का खेल मैदान कहा जाएगा। किंडरगार्टन को क्या कहा जाएगा, बच्चों का खेल मैदान। ठीक है, और किंडरगार्टन जो दिया है वो किसने दिया है साथियों, फ्रोवेल महोदय ने दिया है। फ्रोवेल ने दिया है, किसने दिया है, फ्रोवेल ने दिया है। और कितने में दिया था इन्होंने, 1839, याद रखेंगे 1839, 1839 में इन्होंने क्या है विद्यालय खोला, जिसका जो है नाम क्या था, किंडरगार्टन रखा गया था। ठीक है, 1839 में इन्होंने एक स्कूल खोला था, विद्यालय खोला था, जिसका नाम क्या था, किंडरगार्टन था। और ये
मतलब जो है किसने दिया था, फ्रोबेल ने दिया था। ये बात आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसमें दो चीज़ों का देखिए अर्थ लगा गया है, किंडर और गार्डन, ठीक है। यहाँ मैं देखिए पूरी चीज़ आपको समझा देता हूँ। तो किंडर और गार्डन, ठीक है, प्लस गार्डन, ये दो चीज़ों से मिलकर बना है, ठीक है। वो किंडर का मतलब क्या होता है ये आप समझेंगे, बालक, ठीक है, और गार्डन का मतलब क्या होता है, बगीचा, ठीक है। किंडर का मतलब क्या है, बालक, ठीक है, और गार्डन का मतलब है बगीचा, ठीक है, बच्चे का बगीचा, ठीक है, बच्चे का बगीचा, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गए होंगे। तो इसीलिए टोटल मिलाकर किंडर गार्डन का मतलब क्या हो गया, आपका बच्चे का खेल मैदान, ठीक है। बात समझ में बिल्कुल आग पे आ गई होगी। कितने में हुआ था, 1839 में इन्होंने एक विद्यालय खोला था। किसने खोला था, फ्रोबेल ने खोला था। इसका नाम क्या था, किंडर गार्डन। किंडर गार्डन दो शब्दों से मिलकर बना है, किंडर और गार्डन। किंडर का मतलब है बालक, गार्डन का मतलब है बगीचा, ठीक है, बालक का बगीचा। ये बात समझ गए होंगे बिल्कुल साथियों। अगले क्वेश्चन की जब बात करेंगे कि शिक्षण के ऊपर कोठारी कमीशन, ये भी इम्पोर्टेंट है। सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड हैं। ये क्लास में गारंटी दे रहा हूँ, मैं लगभग आपको 15 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा और लगभग 30-30 क्वेश्चन मैं हर रोज़ कराऊंगा। लगभग हम करने वाले हैं 900 प्रश्नों को। कितने करने वाले हैं, 900 प्रश्नों को करेंगे। और इन 900 प्रश्नों में से ही आपका जो है पेपर फंसने वाला है, ठीक है। तो बिल्कुल इस सीरीज से रेगुलर जुड़े रहेंगे। इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन को लिखेंगे। कोठारी कमीशन की बात की जा रही है। शिक्षण के ऊपर कोठारी कमीशन की रिपोर्ट का शीर्षक था, तो क्या था, शिक्षण और राष्ट्रीय विकास, लर्निंग टू बी, शिक्षण में विविधता, शिक्षण सभी के लिए। क्या इसका आंसर सही लगाएंगे साथियों, तो बिल्कुल ऑप्शन ए ही सही लगा देंगे, शिक्षण और राष्ट्रीय विकास, ठीक है। क्या है, शिक्षण और राष्ट्रीय विकास, ठीक है। इसमें देखिए कौन सी किस चीज़ की बात करी गई थी मैं बता दूं। इसमें 1964 से 1966 की बात करी गई थी। 1964 से 1966 की बात करी गई थी। कोठारी कमीशन की, कोठारी आयोग की बात कही गई थी। और इन्होंने एक नवीन जो संरचना दी थी, वो क्या दी थी उसको बात समझेंगे, 10+2+3, ठीक है। ये इन्होंने जो है इस चीज़ को रखा था, ठीक है। ये बात समझ लेंगे, इन्होंने क्या रखा था, 10+2+3 इन्होंने रखा था। कोठारी कमीशन की बात हम कर रहे हैं, 1964 से 66 की बात कही जा रही है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की जब बात करेंगे कि विद्यार्थियों की ज़रूरत और रुचि का अध्यापकों का ज्ञान, विद्यार्थियों की ज़रूरत और रुचि का अध्यापकों का ज्ञान जो विषय में समाविष्ट है, मतलब विषय में सम्मिलित है। शिक्षण की फिलॉसफी, शिक्षण का मानस शास्त्र, शिक्षण का समाजशास्त्र, शिक्षण की राजनीति। बिल्कुल ऑप्शन दूसरा ही आपका सही हो जाएगा, शिक्षण का मानस शास्त्र, ठीक है। अब शिक्षा मनोविज्ञान की जब हम बात करते हैं तो इसमें जो है मानस शास्त्र का मतलब आप समझ गए होंगे, मतलब उनके बच्चे के हिसाब से जो है एक टीचर को क्या है, एक शिक्षण प्रक्रिया को रखना चाहिए जिससे बच्चा उसमें क्या है, रुचि ले सके, ठीक है, उसके ज्ञान में वृद्धि हो सके, ठीक है। बात समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की जब बात करें कि शिक्षण में कार्य का अनुभव का मतलब है, शिक्षण में कार्य का अनुभव का मतलब है, तो ग्रामीण के साथ उत्पादकता के लिए शिक्षण, नई समाज व्यवस्था के लिए कार्य करना, औद्योगिक और टेक्नोलॉजी विश्व का अनुभव, व्यवसाय लक्ष्य अभ्यासक्रम के प्रति दिग्विन्यास में शिक्षण। ये देखिए मैं और छोटा करके दिखा देता हूँ। अब बताइए इसका आंसर क्या रखेंगे आप। तो बिल्कुल ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका चौथा ही सही हो जाएगा, व्यवसाय लक्ष्य अभ्यासक्रम के प्रति दिग्विन्यास में शिक्षण। अब दोबारा समझ लेंगे क्वेश्चन को, क्या कह रहा है क्वेश्चन। शिक्षण में कार्य का अनुभव का मतलब है कोई भी कार्य किया जा रहा है या करवाया जा रहा है उसमें जो है कह रहे हैं व्यवसाय लक्ष्य, ठीक है। मतलब कोई भी हम जो है कार्य करवा रहे हैं शिक्षण के अंतर्गत बच्चे को आगे के लिए, मतलब कोई कार्य सिखाने के लिए ही जो है हम वो कार्य सिखा रहे हैं। जैसे पहले ऑप्शन हम बात करें कि छात्रों को बुद्धिमत्तापूर्ण कैरियर चुनने में सहायक है, ठीक है।
इसमें जो 2-3 पॉइंट हैं जो चौथे ऑप्शन के अंतर्गत बता रहा हूँ। दूसरा है अपनी योग्यता व रुचि के अनुसार पूर्णकालीन रोजगार के लिए तैयार करता है। तीसरा है सफलतापूर्वक दूसरों के साथ काम करने के अवसर प्रदान करता है। ये तीनों चीज़ें ही इसमें देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगले की बात करेंगे कि संपूर्ण शिक्षण की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि संपूर्ण शिक्षण की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया है। तो किसने किया है बताएंगे, श्री अरविंद ने, महात्मा गांधी ने, स्वामी दयानंद ने या स्वामी विवेकानंद ने। तो किसने किया है साथियों, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा आपका, श्री अरविंद जी ने करा है। किसको, संपूर्ण शिक्षण की संकल्पना इन्होंने दी है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की जब बात करें कि विद्यार्थियों का संवेगी आयोजन सार्थक होता है। विद्यार्थियों का संवेगी आयोजन सार्थक होता है किसमें, व्यक्तित्व बनाने में, वर्ग अभ्यास में, अनुशासन में, उपरोक्त सभी। अब साथ ही उपरोक्त सभी लगाएंगे तो उपरोक्त सही ही बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा। व्यक्तित्व बनाने में भी होता है, वर्ग अभ्यास में भी होता है, अनुशासन में होता है। किसका, संवेगी आयोजन। ठीक है, विद्यार्थियों का संवेगी आयोजन की बात यहाँ पर कर रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करें कि श्याम फलक तालीम को कौन सी श्रेणी समूह में समाविष्ट किया जा सकता है। श्राव्य साधन में, दृश्य साधन में, श्रव्य दृश्य साधन में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए दृश्य सामग्री और श्रव्य सामग्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, दृश्य साधन। क्या हो जाएगा, दृश्य साधन। अब दृश्य साधन के अंतर्गत और भी बहुत सी चीज़ें आती हैं, ये आप समझ लेंगे। आपका श्यामपट आता है, प्रोजेक्टर आता है, चित्र आता है, आपका चार्ट आता है। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, क्या आपका श्यामपट आएगा। ठीक है, किसके जो है दृश्य साधन के अंतर्गत श्यामपट होगा, चित्र होगा। ठीक है, और उसके बाद में मॉडल बात करेंगे, मॉडल, ये चीज़ नोट करते हुए चलेंगे। चार्ट की बात करेंगे, चार्ट की बात करेंगे, चार्ट की बात करेंगे, ग्राफ की बात करेंगे, ग्राफ की बात करेंगे, नक्शे की बात करेंगे, नक्शे की बात करेंगे। ठीक है, और आपका जो है पोस्टर की बात करेंगे, पोस्टर भी बात करेंगे। मतलब जो चीज़ें देखने को मिल जाती हैं जिनमें हम जो है सुनने की, जिसमें कोई भी बात नहीं कही जाती, वो जो है दृश्य साधन कहलाता है। केवल देख कर ही जो है उस चीज़ को हम समझ लेते हैं। अब श्रव्य साधन की बात करेंगे। श्रव्य साधन क्या होते हैं, इसमें ऑप्शन आपका दूसरा सही है, ये ना समझें। श्रव्य साधन की बात करें तो श्रव्य साधन में देखिए क्या क्या आता है आपका, ग्रामोफोन आता है। क्या आता है साथियों, ग्रामोफोन आता है, ग्रामोफोन आता है। ठीक है, और आपका लिंगवानोफोन होता है, लिंगवानोफोन होता है, लिंगवानो। ठीक है, क्या होता है आपका, लिंगवा फोन होता है, लिंगवा फोन होता है। ठीक है, और इसके बाद में आपका टेप रिकॉर्डर भी जो है इसमें आता है, टेप रिकॉर्डर, टेप रिकॉर्डर, रिकॉर्डर। ठीक है, इसमें मेरी राइटिंग पर न जाए। ठीक है, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, लिंगवा फोन। ठीक है, ये चीज़ें, और रेडियो भी इसमें लिख लेंगे साथियों, रेडियो भी होता है। तो ये सभी किस में आते हैं, श्रव्य साधन में आते हैं। दृश्य साधन में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, श्रव्य दृश्य की बात करेंगे तो श्रव्य दृश्य में देखिए आपको पता है क्या क्या आता है आपका, टेलीविज़न आता है, टेलीविज़न आता है, टेलीविज़न आता है, टेलीविज़न आता है। और उसके बाद में टेलीविज़न के बाद में आप जो है इसमें चलचित्र की बात कह सकते हैं, चलचित्र भी इसमें आता है, चलचित्र। कुछ साथ ही इसमें दृश्य साधन लगाएंगे नहीं, चलचित्र का मतलब है इसी में जो जैसे कह सकते हैं, आपने देखा होगा जगह जगह टीवी इस तरीके की होती हैं जो लगाई जाती हैं, उसमें आवाज़ भी जो है देखने को मिल जाती है। चलचित्र भी जो है इसमें आ जाएगा, किसमें, श्रव्य दृश्य साधन में। तो ये तीन चीज़ें थीं। इसमें आपका कौन सा ऑप्शन आपका सही था कि श्याम फलक की बात यहाँ पर कही गई थी, किसकी, श्याम फलक की बात कही गई थी। तो जो कि कौन सा ऑप्शन आपका सही था, दृश्य साधन। ठीक, चलिए क्वेश्चन अगले की बात करें कि निम्न में से कौन सा तालीम कौशल से संबंधित है। सारे क्वेश्चन बिल्कुल लिए गए हैं आपके नए पैटर्न पर। तो श्याम फलक पर लिखना, पुस्तकों को सुलझाना, प्रश्न पूछना, उपरोक्त सभी।
कौन सा तालीम कौशल से संबंधित है? बिल्कुल उपरोक्त सभी आप लगा देंगे। इसमें श्याम फलक पर लिखना। इसको श्याम फलक किसको बोलते हैं आप समझ रहे होंगे। कुछ साथियों को पता नहीं होगा श्याम फलक किसको बोलते हैं। स्लेट आपने जानते होंगे, आपने बचपन में स्लेट देखी होगी जिस पे हम लिखते थे चौक से, उसको श्याम फलक बोलते हैं। ठीक है भाई, या फिर इसको ब्लैक बोर्ड कह सकते हैं। ठीक है, मतलब बच्चे का ब्लैक बोर्ड कह सकते हैं। ठीक है, प्रश्नों को सुलझाना ये भी इसमें आता है। तालीम कौशल के अंतर्गत प्रश्न पूछना भी आता है बच्चे का। ये तीनों ही चीज़ें इसमें देखने को मिल जाती हैं, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें कि विद्यार्थी जो वर्ग में प्रश्न पूछता है उसे क्या करना चाहिए, ये बात इसमें कही गई है, तो ध्यान से समझ लेंगे। क्या होना चाहिए? वर्ग के बाद अध्यापक को मिलने की सलाह देनी चाहिए। वर्ग में चर्चा के दौरान भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रश्न पूछने का जारी रखने पर प्रोत्साहित करना चाहिए। उत्तर खुद ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अब 3-4 ऑप्शन चारों ही आपको सही मालूम पड़ रहे होंगे, तो क्या इसमें ऑप्शन आप सही करेंगे? तो क्या इसमें आप पहला वाला लगाने वाले थे क्या, कि वर्ग के बाद अध्यापक को मिलने की सलाह देनी चाहिए? अब ये दिमाग से सोचिए कि बच्चे के मन में कोई भी डाउट आ रहा है तो वो बाद में पूछेगा, नहीं पूछेगा ना, तो ऑप्शन आपका पहला गलत हो जाएगा। दूसरे की बात करें, वर्ग में चर्चा के दौरान भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अब कोई भी बात चल रही है, यहाँ पर क्वेश्चन पहले दिमाग से समझ लेंगे। विद्यार्थी जो वर्ग में प्रश्न पूछता है उसे क्या करना चाहिए? वर्ग में चर्चा के दौरान भाग लेने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए। तो वर्ग में तो वो पहले से ही है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अब ये 2 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं कि खुद उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और प्रश्न पूछने का जारी रखने पर प्रोत्साहन करना चाहिए। अब ये ऑप्शन आप बताएंगे कौन सा सही है। तो खुद वाला तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। विद्यार्थी जो वर्ग में प्रश्न पूछता है उसे प्रश्न पूछने का जारी रखने पर प्रोत्साहित करना चाहिए, मतलब उसके प्रश्नों को नहीं दबाना चाहिए। ठीक है, कोई भी उसके मन में डाउट आ रहा है उस डाउट को क्लियर करना चाहिए। ठीक है, खुद उत्तर ढूंढने की इसमें बात कही जा रही है कि खुद उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ये आपका किस में माना जाएगा? ये आपका भार की बात करेगा, विज्ञान की बात करेगा, मतलब खुद खोजने की बात करेगा, वो आपका उसमें माना जाता है। लेकिन इसमें कह रहा है वर्ग में प्रश्न पूछता है, तो ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें घुमाने वाले प्रश्न आएंगे, तो मैं साथियों आपको बता दूं, बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है क्वेश्चन को कि किस तरीके से हमें आंसर करना है। तो सत्तावादी स्तर पर तालीम है अध्यापक केंद्रित, शिशु केंद्रित, हेड मास्टर केंद्रित, अनुभव आधारित। बिल्कुल आप लगा देंगे इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन ए ही सही माना जाएगा, अध्यापक केंद्रित। सत्तावादी की बात कर रहा है। ठीक है, मतलब अब अगर बात करें, देखिए शिशु केंद्रित की बात करें तो शिशु केंद्रित जो तालीम है उसमें केंद्रित जो होता है, केंद्र बिंदु कौन माना जाता है? आपका शिशु माना जाता है। ठीक है, शिशु केंद्रित की बात करेंगे तब। और हेड मास्टर केंद्रित की बात करेंगे तो मुख्याध्यापक का माना जाएगा। ठीक है, जब हेड मास्टर की बात करेंगे तो मुख्याध्यापक माना जाएगा। ठीक है, मुख्याध्यापक। ठीक है, और शिशु केंद्रित की बात करेंगे, जब जो है शिशु केंद्रित तालीम की बात करेंगे तो उसमें केंद्र बिंदु शिशु होगा। हेड मास्टर की बात करेंगे तो हेड मास्टर में जो है मुख्याध्यापक व उसके अनुभव भी उसमें शामिल माने जाएंगे। ठीक है, और जब सत्तावादी तालीम की बात करेंगे तो उसमें कौन होगा साथियों? अध्यापक होगा। ये तीनों चीज़ें आप समझ गए होंगे। ठीक है, ये दोनों चीज़ें एक से ही संबंधित हैं, लेकिन सत्तावादी में अध्यापक आप लगाएंगे, ये बात आपने समझ ली होगी। अगले क्वेश्चन की बात करें कि अध्यापकों की सार्थकता बढ़ाने के लिए शिक्षण में अंतर प्रक्रिया विश्लेषण श्रेणी पद्धति किसने बनाई? फ्लेंडर ने, रेयोन ने, एमिडोन और सिमोन ने, या रिचार्ड ओवर ने? किसने बनाई है बताएंगे। बिल्कुल ऑप्शन ए ही सही है, फ्लेंडर ने बनाई है। अब इसमें देख लेंगे कि इसमें क्या उन्होंने कहा है। इन्होंने 1955 से 1960 के बीच में, 1955 से 60 की बात इसमें कही गई है। इसके बीच में क्या है, ये श्रेणी पद्धति का विकास करा था
ठीक है, जो विश्लेषण श्रेणी पद्धति की बात कर रहे हैं, तो 1955 से 1960 के बीच की बात कही है कि इन्होंने जो है इस श्रेणी का विकास किया था। किसने? फिलेंडर महोदय ने। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। मॉडल पेपर 1 चल रहा है, 30 प्रश्नों को हमने इसमें कंप्लीट कर लिया था पिछली क्लास में। जिन साथियों ने नहीं देखा जाकर देखेंगे, प्ले लिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और देखो मैं कोशिश करूँगा उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ठीक है, चलिए तो मॉडल पेपर 1 चल रहा है। इसी प्रकार हम मॉडल पेपर प्रैक्टिस 2, 3, 4 इस तरीके से हम करते चले जाएंगे। और EVS, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, ये चीज़ें मैं कराने वाला हूँ, बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे। ठीक है, तो नैतिक विकास का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया, ये आप बिल्कुल आसानी से बता देंगे। लॉरेंस कोहलबर्ग ने, एरिक फ्रोम ने, डैनियल कोलमैन या बेंजामिन ब्लूम ने, किसने दिया है नैतिक विकास का सिद्धांत? बिल्कुल आपको पता है, आप लगा देंगे अगर आप पढ़ रखे हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। ठीक है, देखिए नैतिक विकास से संबंधित इसमें 2 और देखने को मिल जाते हैं। एक तो आपके जीन पियाजे भी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, और एक आपके जॉन डीवी भी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, इनके विचारों पर ये है आधारित है। और अगर बात करें कि उस जो है उन्होंने क्या करा था, रूढ़िवादी नैतिकता के 3 स्तर बताए थे। ठीक है, क्या क्या बताए थे? पूर्व रूढ़िवादी नैतिकता, पूर्व रूढ़िवादी नैतिकता, पूर्व रूढ़िवादी नैतिकता। ठीक है, यहाँ समझ लेंगे। दूसरा आपका रूढ़िवादी नैतिकता, रूढ़िवादी नैतिकता। और तीसरा बताया था उत्तरार्ध रूढ़िवादी। क्या है? उत्तरार्ध रूढ़िवादी। अगर आपने पहले पढ़ रखा है ये, अगर आप क्लास ले रखी है चैनल पर, तो आप आसानी से बता देंगे। देखिए प्री कॉन्वेंशनल मोरलिटी, ये आपने पढ़ रखा होगा। कॉन्वेंशनल मोरलिटी और आपका पोस्ट कॉन्वेंशनल मोरलिटी। ठीक है, ये 3 चीज़ें इन्होंने दी थी। ठीक है, 3 मनोवैज्ञानिक इसमें शामिल थे नैतिक विकास के सिद्धांत में, और मुख्य कौन थे? कोहलबर्ग थे। ठीक है, समझ लेंगे। तो बिल्कुल देखिए यहाँ आपने समझ लिया हो कोहलबर्ग हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें कि चारित्र्य का विकास होता है इच्छा शक्ति से, शिस्त और बर्तन से, नैतिकता से, उपरोक्त सभी। जहाँ उपरोक्त सभी लगता है वहीं आपका ऑप्शन सही हो जाता है। तो कुछ क्वेश्चनों में देखिए गलती ना करें, कुछ क्वेश्चनों में उपरोक्त सभी जो है गलत माना जाता है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। तो चरित्र का विकास इच्छा शक्ति होता है, और आपका शिस्त और बर्तन की बात इसमें कही जा रही है इसके द्वारा भी, और नैतिकता से भी स्वयं की बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, स्वयं की बात इसमें कही जा रही है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें कि NUEPA, ठीक है, मुख्यतः किससे संबंधित है? न्यूपा की बात कर रहा है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म समझ लेंगे, इसको क्या बोलते हैं, तो ध्यान से समझ लेंगे। मैं लिख देता हूँ, नोट कर लेंगे साथियों। N से आपका नेशनल हो जाएगा, नेशनल यूनिवर्सिटी, यू से आपका यूनिवर्सिटी। कोई भी बात अगर समझ में नहीं आए तो मुझे बता देना। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल, ई से आपका एजुकेशनल, पी से आपका प्लानिंग, ठीक है। और आपका ए से आपका होगा एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन। नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है। कभी फुल फॉर्म से भी आपका आ जाता है। अब ये किससे संबंधित है ये बात आप समझ लेंगे, तो बिल्कुल शैक्षणिक योजना से ये संबंधित मानी जाती है, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें कि यशपाल कमेटी, क्वेश्चन इससे बहुत पूछा जाता है। यशपाल कमेटी रिपोर्ट 1993 का नाम है, तो क्या है ये आपको बताना है। अध्यापक शिक्षण में बिना बोझ के शिक्षण, प्रसारण द्वारा शिक्षण
उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बिना बोझ के शिक्षण इसमें कहा गया है, किसमें? यशपाल कमेटी में, ठीक है। बिना बोझ के शिक्षण नाम इसमें दिया गया था, ये बात आपने समझ ली, ठीक है। तो स्कूल, ये देखिए किस के आधार पर रखा गया था कि जो स्कूल के छात्र हैं उनका जो बस्ते का बोझ है वो बढ़ता जा रहा है, और इस चीज़ को रोकने के लिए इन्होंने एक, कह सकते हैं, कमेटी बनाई, बिना बोझ के शिक्षण, ठीक है। कितने में? 1993 में। ये बात आपने समझ ली होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें कि मनोविश्लेषण के पिता हैं, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ये आप आसानी से बता देंगे। एरिक्सन, जीन पियाजे, फेरोन एस ब्रूनर, सिगमंड फ्राइड। बिल्कुल आप आसानी से लगा देंगे, कितने? सिगमंड फ्राइड ने, ठीक है। इनको मनोविश्लेषण सिद्धांत का जनक कहा जाता है, ठीक है। समझ में आ गई होगी बात आपके। चलिए, और इनको 20वीं शताब्दी के जो है प्रचारक के रूप में भी इनको जो है माना जाता है, ठीक है। पेडागोजी की बात कर रहे हैं। पेडागोजी में कंप्यूटर का उपयोग होता है, बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित है सारी चीज़ें। पेडागोजी में कंप्यूटर का उपयोग होता है तालीमार्थी को प्रेरित करने, फीडबैक देने के लिए, तालीमार्थी के साथ प्रतिक्रिया के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। बिल्कुल आप आसानी से बता देंगे, ऑप्शन आपका चौथा ही सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी के लिए। तालीमार्थी को प्रेरित करने के लिए भी जो है इसका यूज किया जाता है। फीडबैक, किस तरीके से बच्चा सीखा उस चीज़ का फीडबैक देने के लिए, और तालीमार्थी के साथ प्रतिक्रिया के लिए भी जो है इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें देखिए सूचना का संग्रहण भी होता है, आप कंप्यूटर की बात जहाँ पर जब की जा रही है तो, ठीक है। और पुनर्बलन मूल्यांकन की बात भी इसमें होती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें कि निम्न में से कंप्यूटर का डाइब्रेन कौन सा है, ठीक है। तो प्रोग्राम, सीपीयू, मेमोरी, हार्ड डिस्क। डाइब्रेन की बात इसमें की जा रही है, कौन सा ऑप्शन आपका सही माना जाएगा? तो बिल्कुल सीपीयू ही है, ठीक है। क्या है? डाइब्रेन किसको कहा जाता है? आपका सीपीयू को कहा जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, स्कूल संकुल की परिकल्पना प्रथम स्थापित हुई। क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट मालूम पड़ रहा है। इस तरीके ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में स्कूल संकुल परिकल्पना की बात की गई है। सबसे पहले कहाँ किया गया था? तो बिल्कुल राजस्थान में किया गया था। और कितने की बात कर रहे हैं, किसके द्वारा किया गया था, सारी चीज़ें बात इसमें करने वाले हैं। 1964 में जो है, इसमें मैं बता दूं, देखिए स्कूल संकुल परियोजना स्थापित राजस्थान में हुई थी, ये आपने समझ लिया। तो 1964 में जो है कोठारी आयोग, क्या साथियों? कोठारी आयोग के द्वारा जो है इसकी अवधारणा जो है दी गई थी, किस चीज़ की? स्कूल संकुल परियोजना की, ठीक है। स्कूल संकुल परिकल्पना की, ठीक है। आपने समझ लिया। कहाँ स्थापित की थी? राजस्थान में। कितने सन में करी गई थी? 1964 में। किसके द्वारा करी गई थी? कोठारी आयोग के द्वारा की गई थी। ये बात आपने समझ ली होगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की जब बात करें तो मॉडल पेपर 1 चल रहा है, जैसा कि आपको पता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तालीम का ज्ञानात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? दोबारा से मिलेंगे। तालीम का ज्ञानात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? NL गगे, शिव कुमार मित्रा, BF स्किनर, मेक डोनाल्ड। देखिए अब तक आपने जो है प्याजे, जॉन डीबी, कोहलबर्ग, सिगमंड फ्राइड, इस तरीके के जो है मनोवैज्ञानिक पढ़े थे, लेकिन अब आपको नए जो है मनोवैज्ञानिक देखने को मिलेंगे KBS एग्जाम में, ठीक है। तो ज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया, ये आपको पता है, किसने दिया था? NL गगे ने दिया था, ठीक है। इनके द्वारा जो है क्या किया गया था, मैं बता दूं आपको कि ज्ञान कोई भी एक सिद्धांत छात्रों के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर सकता। ये इन्होंने कहा था कि ज्ञान जो है छात्रों के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर सकता, ये इन्होंने कहा था। ज्ञानात्मक सिद्धांत इन्होंने दिया था। इसमें क्या क्या बात कही गई थी आपको बता दूं, देखिए लिख लीजिए इस बात को, यहाँ मैं समझा देता हूँ आपको। इन्होंने जो है 4 चीज़ें इस बारे में कही गई थी ज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत।
मैं यहाँ बता देता हूँ लिखकर। सबसे पहला कि शिक्षक गतिविधियों के प्रकार के आधार पर जो है इस चीज़ का विकास करता है। दूसरा, शिक्षा उद्देश्यों के प्रकार के आधार पर जो है इसका सिद्धांत किया गया था। और तीसरा, सीखने के सिद्धांत के प्रकार का आधार पर किया गया था। और चौथा, सीखने के भागों के प्रकार के आधार पर किया गया था। ये 4 चीज़ें इन्होंने कही थी। ज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया था? NL गगे ने। ठीक है, ये बात समझ ले होगी। अगले क्वेश्चन की बात करें कि वर्ग शिक्षण में सूचना माध्यम वर्ग से दूर रहना और चले जाना को असर करती है। सहमत है? कह नहीं सकते, सहमत नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो इसमें कौन सा आंसर बिल्कुल सही होगा? सहमत हैं हम इस बात से कि अभी हमने क्वेश्चन पीछे पढ़ा था कि वर्ग शिक्षण से अभी हमने पीछे पढ़ा था, तो यही बात इसमें पूछ रखा है कि वर्ग शिक्षण में सूचना माध्यम वर्ग से दूर रहना, ठीक है, चले जाना असर करती है। ये बात समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। शिक्षण कौशल तालीम का निर्धारक है। घटक विद्यार्थी, शिक्षक, निरीक्षक, हेडमास्टर। इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखो काफ़ी देखने को मिल रहे हैं। पिछली क्लास में भी मैंने जो है कराए थे इस तरीके के क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका आंसर आप करेंगे क्या? इसका आंसर आएगा तो बिल्कुल ये इसके घटक होते हैं। शिक्षण कौशल तालीम का एक निर्धारक है, यह एक घटक होता है। ठीक है, विद्यार्थी शिक्षक कुछ साथ ही लगाएंगे, ये नहीं माना जाएगा। ठीक है, यहाँ शिक्षण की बात की जा रही है कि शिक्षण कौशल तालीम का निर्धारक है, यह क्या बात होती है? यह घटक होता है। ठीक है, इस चीज़ का जो कि छात्रों के वर्गों के साथ जोड़े रखता है इस चीज़ को। ठीक है, छात्रों के वर्ग, देखिए एक टॉपिक है ये, उसी के आधार पर ये 2-3 क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल रहे हैं तालीम वाले से। ठीक है, तो ये इसको जो है इसके वर्ग के साथ इसको जोड़े रखता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें कि निम्न में से शैक्षणिक समायोजन का मार्ग है। तो मानव शक्ति मार्ग, सामाजिक मांग मार्ग, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल आपको पता है सामाजिक शक्ति मार्ग भी है और सामाजिक मांग मार्ग भी है, तो दोनों ही आपके सही हो जाएंगे। पहला और दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही माना जाएगा। ठीक है, अब इसमें आप समझेंगे कि इसमें जो है 3 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले आपने 2 चीज़ें समझ ली, मानव शक्ति मार्ग समझ लिया, सामाजिक मांग मार्ग समझ लिया, और तीसरा आपने नहीं समझा, मूल क्या है? मूल्य लाभ विश्लेषण। ठीक है, मूल्य लाभ विश्लेषण, मूल्य लाभ विश्लेषण। ठीक है, ये 3 चीज़ें आती हैं। इसमें 2 चीज़ें दे रखी थी, ये आप समझ लेंगे। किसके? शैक्षणिक समायोजन का मार्ग है, तो 2 चीज़ें इसमें दे रखी थी, मानव शक्ति मार्ग, दूसरा सामाजिक मांग मार्ग, और तीसरा होता है आपका मूल्य लाभ विश्लेषण। ठीक है, ये 3 चीज़ें होती हैं, आपने समझ लिया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें कि संस्थाकीय योजना आधारित होनी चाहिए। तो किस पर आधारित होनी चाहिए बताएंगे? ध्येय और आवश्यकता पर, समय सारणी पर, प्रबंधन पर, या आवश्यकता पर। क्या संस्थाकीय योजना आधारित होनी चाहिए किस पर? बिल्कुल आपको पता है, ध्येय और आवश्यकता पर जो है होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। देखिए जिस क्वेश्चन में ज़्यादा समझाने की बात होगी मैं खुद ही जो है समझाता हूँ चलूँगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना आपको। ठीक है, तो अध्यापक का आचरण जरूरी है। अध्यापक का आचरण जरूरी है। प्रशासकीय, सूचनात्मक, आदर्श, निर्देशात्मक। बिल्कुल आप देखिए ये क्वेश्चन आसानी से लगा देंगे। अगर आप रेगुलर जुड़े हुए हैं चैनल से तो आप इसका आंसर जो है आसानी से लगा देंगे। ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा कि एक अध्यापक को जो है बच्चों के सामने किस तरीके का आचरण होना चाहिए। ठीक है, बच्चे की नज़रों में तो बिल्कुल आदर्श के रूप में होना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें कि कंप्यूटर लैंग्वेज किस पर आधारित है? संख्या पद्धति पर, चिन्ह पद्धति पर, श्रृंखला पद्धति पर, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा इसमें सही होगा? बिल्कुल संख्या पद्धति पर आधारित होती है कंप्यूटर लैंग्वेज। ठीक है, मैं बता दूं इसमें देखिए, तो इसमें 0 तथा 1 को जो है इनमें बाइनरी अंक में जो है इसको प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर भाषा को। ठीक है, यहाँ समझ लेंगे 0 और 1 की ही भाषा समझता है कंप्यूटर। ठीक है, बाइनरी में जो है इस चीज़ को
बताया जाता है, ठीक है। इसको बाइनरी अंक में जो है गिना जाता है, ठीक है, जिसको बिट कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? बिट कहते हैं, ठीक है। बात समझ गए होंगे। कंप्यूटर लैंग्वेज बाइनरी होती है, 0 और 1 अंक पर जो है चलती है, इसको बिट कहते हैं। संख्या पद्धति भी कहते हैं। ये किस पर आधारित है? संख्या पद्धति पर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें कि शैक्षणिक कंप्यूटर का मुख्य कार्य है। उत्तरों का हिसाब, सूचनाओं का संग्रह, डेटा का विश्लेषण, उपरोक्त सभी। बिल्कुल शैक्षणिक कंप्यूटर की बात कर रहा है, जिसमें पढ़ाई लिखाई की बात यहाँ की जाती है। तो उसमें क्या क्या करा जाता है? उत्तरों का हिसाब भी करा जाता है, सूचनाओं का संग्रह भी होता है, डेटा का विश्लेषण भी होता है। तो ये तीनों ही सही है। ऑप्शन आपका चौथा सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। मुख्य कार्य की बात कर रहा है तो ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें कि कंप्यूटर आधारित टीचिंग मॉडल किसके द्वारा बनाया गया है। दोबारा समझेंगे, कंप्यूटर आधारित टीचिंग मॉडल किसके द्वारा बना गया है? गिलबर्ट के द्वारा, स्टोलुर्स और डेविस के द्वारा, रॉबर्ट गगने के द्वारा, मैकनेर के द्वारा। तो किसके द्वारा जो है ये बात कही गई है, किसके द्वारा टीचिंग मॉडल बनाया गया है? आप बताएंगे क्या इसका आंसर होगा। बिल्कुल ऑप्शन आपका दूसरा सही माना जाएगा। आपका स्टोलुर्स और डेविस के द्वारा 1965 में जो है इस चीज़ का मॉडल बनाया गया था। टीचिंग मॉडल कंप्यूटर पर आधारित है, ठीक है। और ये देखिए, इस शिक्षण प्रक्रिया को इन्होंने 2 भागों में बांटा था। आप समझ लेंगे, शिक्षण प्रक्रिया को इन्होंने 2 भागों में बांटा था। पहला आपका शिक्षा पूर्व भाग और दूसरा शैक्षणिक भाग। पहला भाग इन्होंने बांटा था शिक्षा पूर्व भाग, शिक्षा पूर्व भाग, ठीक है। और दूसरा इन्होंने बांटा था शैक्षणिक भाग। क्या है? दूसरा बांटा था इन्होंने शैक्षणिक भाग, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपने समझ ली होंगी कि उन्होंने आपका स्टोलुर्स और डेविस ने 1965 में जो है इस चीज़ को मॉडल बनाया था। और 2 भागों में बांटा था इन्होंने, शिक्षा पूर्व भाग और शैक्षणिक भाग, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन साथियों 30 क्वेश्चनों को हमने कंप्लीट कर लिया। 30 क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में कंप्लीट करे थे। ये क्लास कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएंगे जो है, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले कि हाँ मैं जो मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए वो सफल हो रही है, ठीक है। जितने साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, जो आप KBS या किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी करने हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे क्या होगा, इस चैनल पर कोई भी न्यू वीडियो आएगी शिक्षक भर्ती संबंधित या आपके क्लास से संबंधित, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सकेगा, ठीक है। तो जोड़ते रहिए अपने साथियों को। देखिए उस मुकाम तक पहुंचना है कि जो ये इतने रुपए में जो कोर्स बांट रहे हैं उनका जो है हमें सुपड़ा साफ करना है। तो पूरी तैयारी मैं कराऊंगा यहाँ पर, बिल्कुल निश्चिंत रहें आप, परेशान ना हो, ठीक है। तो कल आपकी देखिए मैं जो है कोशिश करूँगा आपका जो है किस चीज़ की देखिए क्लास आ सकती है आपकी। देखिए कंप्यूटर करंट अफेयर, कंप्यूटर, ठीक है, करंट अफेयर। और जो है देखिए GA होती, GAS मतलब जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर भी होगी और उसमें रीजनिंग भी शामिल होगी। ये तीनों चीज़ें मैं एक साथ कराने वाला हूँ। तो बिल्कुल जुड़े रहेंगे और जोड़ते रहिए अपने साथियों को, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।